बच्चों, आज हम लेंगे चैप्टर 3 का जी नीट का लेक्चर 1। इसमें हम खास तौर पे जी और नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस लेसन में से वो सारे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में ग्राफ खास तौर पे एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी और एक्सलेशन ए वर्सेस टी के हैं। आपने इसमें से कुछ ग्राफ के बारे में पहले से समझ रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स वर्सेस टी के ग्राफ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अब इसमें सबसे पहला ग्राफ देखिए। जैसे कि आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये है यहाँ पे x और यहाँ पे टाइम। x यानी कि पोजीशन याद रखना, और ग्राफ इस तरह से है, ऐसे। सपोज करो कि यहाँ पे हम इसको x0 ऐसे नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ग्राफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट 0 टाइम पे x0 पोजीशन पे है और टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ पोजीशन वही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये दिखा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। अगर आपको एक्स वर्सेस टी यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम अगर ऐसे दिया है, ये यहाँ पे x0 से ग्राफ शुरू हो रहा है, तो पहले इसका मतलब समझ लो। ये दिखा रहा है कि भाई टाइम t इजकल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था x0 पे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड वगैरह ले लो आप, तो ऐसे ऐसे आप देखो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पे 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के लिए आप देख सकते हो कि x की वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे 2 सेकंड है तो 2 सेकंड के लिए आप देख रहे हो कि x की वैल्यू और भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है आपको कि x की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रही है। दूसरी बात कि ग्राफ लीनियर है। ग्राफ लीनियर है, इसका मतलब कि x की वैल्यू टाइम के साथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन। सही है ना। अगर टाइम के साथ x की वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है तो ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन। मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन। यहां पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम ये वेलोसिटी फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x वर्सेस t ग्राफ में वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, उसके स्लोप जितनी हो जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करना है, इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। आपको x एक्सिस और t एक्सिस के ऊपर स्केल दिया हुआ होना चाहिए। अगर इसमें स्केल दिया है तो आप ऐसे वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे, स्लोप फाइंड कर पाएंगे। मैं दिखा रहा हूं, जरा रुकिए। आप कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए और ग्राफ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट चूज करके उसके इस तरह से प्रोजेक्शन ले लीजिए। ये एक पॉइंट चूज कर लिया और दूसरा पॉइंट हम x0 को ही ले लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें से देखिए, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा x2, ये जो x0 है वही हो जाएगा x1, और x0 के लिए जो टाइम है वो हो जाएगा हमारे लिए t1। ऑब्वियसली वो टाइम क्या है, 0। तो अब इसमें से आप
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वही हमारा स्लोप होता है इसमें। ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ है ना, तो इसमें स्लोप क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और वैसे भी आपको पता है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस तरह से आप इस ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते हो। वैसे ये एक तरीका हो गया, लेकिन अगर आपको x और t एक्सिस के ऊपर स्केल नहीं दिया है तो फिर आपको एंगल दिया हुआ होगा। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ऐसे एंगल दिया हुआ होगा। अगर एंगल दिया है तो बहुत आसान काम है, तो सीधी सी बात है, अगर एंगल थीटा है तो स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। तो सीधा ही आप टेन थीटा से स्लोप फाइंड कर सकते हो, यानी कि वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रही है, वो तो सही है, साथ ही साथ वेलोसिटी पॉजिटिव है ये भी पता चल रहा है इसमें। तो आप देखिए, सिर्फ एक एक्स वर्सेस टी ग्राफ में से आपको दो बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, और दूसरा वेलोसिटी कितनी है ये स्लोप पे से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए एक और ग्राफ यहां पे मैं लेता हूं, थर्ड नंबर। ये हो गई एक्स और टी एक्सिस। अब अगर सपोज कि ग्राफ इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। सपोज कि यहां से यानी कि x0 से ग्राफ शुरू हो रहा है। अब पहली बात तो यहां भी दिख रही है कि भाई x वर्सेस t ग्राफ लीनियर है। लीनियर है तो आप आराम से कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप माइनस आने वाला है। देखिए ग्राफ जब ऐसे गिर रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि स्लोप नेगेटिव आएगा, तो फिर वेलोसिटी कैसी आएगी इसमें, नेगेटिव। कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अच्छा, यहाँ पे स्लोप कैसे लेंगे वो भी जरा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको आगे कहा था, वैसे इसमें आपको दो पॉइंट चूज करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, ये हो गया। तो चलिए ऐसे हो गया। देखिए ये जो है इसको हम पहला पॉइंट कहेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है मैं लिख देता हूं x1, और इसका जो टाइम आपको मिल रहा है वो टाइम हो जाएगा t1। ऑब्वियसली t1 कितना है, 0। समझना, मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम पहला पॉइंट कह देते हैं, तो इसकी x की वैल्यू यानी कि x1, वो x1 कितनी है, x0 जितनी है, x1 इज इक्वल टू x0, और उसके लिए जो टाइम है उसको नाम देंगे t1, तो t1 कितना है, 0। अब इसको हम कहेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है तो ये हो जाता है इसका x2 और ये हो जाता है इसका टाइम t2। अब आप समझ सकते हो कि जब आप इसमें स्लोप लोगे तो सीधा ही दिख रहा है आपको कि x2 माइनस x1 नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखिए x2 की वैल्यू कम है और x1 की वैल्यू यहां पे ज्यादा है, इसलिए x2 माइनस x1 नेगेटिव आएगा, जबकि t2 माइनस t1 तो पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे में जब आप स्लोप लेते हो, हम जानते हैं कि इसमें
वेलोसिटी के लिए हमें स्लोप फाइंड करना है ना। और स्लोप कितना होता है यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करके होता है। तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि वेलोसिटी आपको नेगेटिव मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है जो कि आगे भी हमने देखा था, वही कि आप इसमें एंगल से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको x1 को थोड़ा हटा के यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है थीटा, या फिर ये एंगल दिया हुआ है, दोनों सेम ही होंगे, तो इस थीटा पे से आप सीधा ही इसको फाइंड कर पाओगे टेन थीटा करके। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप टेन थीटा ले रहे हो उसमें, तो आपको थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे एंगल ले रहे हो, देख रहे हो आप ऐसे। आप जानते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल लेते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप इसमें टेन थीटा में आप थीटा जो है नेगेटिव डालोगे। जैसे कि सपोज करो कि हमें थीटा की वैल्यू मिली 45 डिग्री, ठीक है, तो 10 45 यानी हो जाएगा 1, लेकिन 10 माइनस 45 आपको एंगल क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो 10 माइनस 45 यानी हो जाएगा -1, यानी कि आपको वेलोसिटी मिलेगी -1। तो मिल गई वेलोसिटी नेगेटिव आपको, है कि नहीं। तो इस इक्वेशन से भी आपको वेलोसिटी नेगेटिव मिल जाएगी। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहीं भी आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी रिस्पेक्ट में ये ग्राफ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दूसरे ग्राफ में आई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसकी रिस्पेक्ट में ग्राफ ऐसा ऊपर जा रहा है, यानी कि एंगल पॉजिटिव बना रहा है। जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी रिस्पेक्ट में ये एंगल नेगेटिव बना रहा है। अगर ये आपने देखा कि ऐसे ग्राफ जा रहा था तो वो पॉजिटिव एंगल होगा ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और जो क्लॉकवाइज है उसको कैसे लेते हैं हम, नेगेटिव एंगल लेते हैं, इसलिए ये हो गया ऐसे नेगेटिव थीटा, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू -45 डालनी पड़ेगी। जो भी हो, जो भी एंगल हो वो, लेकिन माइनस डालना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी स्लोप पे से मिल सकती है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से या फिर टेन थीटा से। यहां पे एक और चीज आपको मिल रही है, इसकी इनिशियल पोजीशन x0 है, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इनिशियल पोजीशन इज x0। ठीक है, वैसे ये जो सेकंड ग्राफ है वहां भी आपको यही मिल रहा है कि भाई इनिशियल पोजीशन इज x0। चलिए अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ देखते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ नंबर 4, चलिए ये ड्रॉ कर लेते पहले हम। ये हो गई x की एक्सिस और ये हो गई टाइम की एक्सिस। यहाँ पे x0 ये माना कि -x और ये है टाइम, और ग्राफ है कुछ ऐसा। चलिए अब देखिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे ग्राफ में ऑब्जेक्ट को सोचते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे कि मैंने अगर ये ग्राफ दिया है x वर्सेस t का, तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट पहले ऐसे कहीं ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतर गया, फिर वापस ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा कुछ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्राफ है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन दिखाता है, ये कोई पाथ नहीं है। ठीक है, ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई गूगल मैप नहीं है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश मत करो। दरअसल दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड करने की कोशिश करो। अब ये क्या दिखा रहा है, देखो
यहाँ पे पहली बात बता दूं कि ये ग्राफ ऐसे हैं, लेकिन है ये वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि ग्राफ कहीं ऊपर नीचे चढ़ा ही नहीं है। ग्राफ ऐसे ही हॉरिजॉन्टल, जैसे कि अगर रोड पे कोई व्हीकल जा रहा है तो बस वही मोशन है, और वो भी रोड फ्लैट है, रोड ऊंचा नीचा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन का ही केस है। और क्या दिखा रहा है ग्राफ, समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ये टाइम की एक्सिस है, तो आप जैसे जैसे राइट साइड में आप जाते हो वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं ऐसे जा रहा हूं, इसका मतलब टाइम तो बढ़ ही रहा है ना। यहां पे प्रोजेक्शन लेते जाओ आप यहां पे पहुंच के प्रोजेक्शन लो, टाइम इतना मिलेगा। आप यहां पे पहुंच के प्रोजेक्शन लो, टाइम ज्यादा मिलेगा। आप यहां पे पहुंच के प्रोजेक्शन लो तो टाइम आपको और भी ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे आप ग्राफ पे ऐसे जा रहे हो तो टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब इसके साथ x की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। यहां से x की वैल्यू बढ़ रही है, यहां तक x की वैल्यू मैक्सिमम है। अब यहां से x की वैल्यू कम हो रही है और यहां पे 0 हो गई है। अब यहां से x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि आप एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे खड़े हो। ठीक है, ओरिजिन पे खड़े हो तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। इसका मतलब कि आपसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में दूर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दूर जा रहा है। ठीक है, फिर जब ये ग्राफ ऐसे आता है तो इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू कम होते होते 0 हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट अब आपकी ओर वापिस आ रहा है। ऐसे आपकी ओर वापिस आ रहा है, एक्स इजकल टू 0 पे आ गया। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट एक्स इजकल टू 0 पे आ गया। फिर यहां से ऐसे ग्राफ जा रहा है तो इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपसे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। फिर यहां से वापिस ये 0 हो जाता है, एक्स की वैल्यू वापिस 0 हो गई, यानी कि वो जो नेगेटिव एक्सिस पे गया था वहां से वापिस आपकी ओर यानी कि 0 के ऊपर आ गया, और फिर ये रिपीट होता रहता है। आई बात समझ में। अब इसमें एक बात सीधी सी दिख रही है कि जब ये यहां से लेके यहां तक गया तब वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में गया था, यानी कि वेलोसिटी तब पॉजिटिव थी। फिर यहां से यहां आया तो वो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा था वो एक्स की पॉजिटिव एक्सिस पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन थी, इसलिए ये वेलोसिटी होगी नेगेटिव। दूसरा, यहां पे ऐसे जा रहा है तो ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी होगी वेलोसिटी नेगेटिव। तीसरा, यहां पे नेगेटिव एक्स की वैल्यू से 0 पे आ रहा है तो यानी कि इसकी डायरेक्शन दरअसल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए ये वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। वैसे इसको हम दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां ग्राफ पे ऐसे कुछ पॉइंट चूज कर लेता हूं। देखिए, इस तरह से मैं ये पॉइंट्स चूज कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि x वर्सेस t ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट और फिर उसका लिया गया स्लोप, वो आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पे इस सबसे पहले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, फिर ये दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गया टेंजेंट, फिर यहाँ पे ये तीसरे पॉइंट के ऊपर टेंजेंट आ गया, यहाँ पे ये चौथे पॉइंट के ऊपर आ गया टेंजेंट, फिर ये पांचवे पे आ गया और ये टेंजेंट आ गया छठवे पे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला टेंजेंट है, अब देख रहे हो कि ये लाइन ऐसे ऊपर बढ़ रही है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहां पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं साथ में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v इजकल टू पॉजिटिव है।
चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप कुछ नहीं होता, स्लोप होता है 0, यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0। फिर देखते हैं ये जो तीसरा पॉइंट है। अब इसका स्लोप देखिए, ये नीचे उतर रहा है ग्राफ, है ना, तो इसका स्लोप आएगा नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो भी हो जाएगी नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं कि इस जगह पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। वैसे ही इसके बाद का जो पॉइंट है ये, यहां भी आप देख रहे हो कि स्लोप जो है वो ऐसे नीचे की ओर उतर रहा है, तो ये नेगेटिव स्लोप आएगा। अगर नेगेटिव स्लोप है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी नेगेटिव ही होगी। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ भी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फिर ये जो पांचवा पॉइंट आता है वहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप 0 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी v इजकल टू 0 हो जाएगा। फिर ये जो छठवां पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए ये टेंजेंट जो है ऐसे पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो फिर वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से हमें ग्राफ पे से अलग अलग पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैसी है ये पता चल रहा है। वैसे हम सिर्फ इतना सा पोर्शन है ना, इतना सा पोर्शन, इसको भी एलोबरेट करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसके बारे में अगले ग्राफ में हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ ग्राफ, जिसमें एक स्पेशल एक्स वर्सेस टी ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। चलिए ये हो गया यहाँ पे एक्स और टी, और ग्राफ है ऐसे। ऐसे ग्राफ, इसको करेक्शन करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। अब ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो x वर्सेस t ग्राफ है, इसमें आप पहले अलग अलग पॉइंट चूज कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे लेता हूँ, एक यहाँ पे लेता हूँ, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जैसे कि हमने आगे किया था, मैं इन सभी ग्राफ के ऊपर, इन सभी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया पहले पॉइंट का टेंजेंट, दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, और ये हो जाता है पांचवे का। चलिए तो ये जो 5 पॉइंट हैं उसके हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब आप जानते हो कि इस टेंजेंट का स्लोप ये हमें देगा इंफॉर्मेशन किसकी? वेलोसिटी की। एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, उसमें टेंजेंट का स्लोप आपको हमेशा क्या देता है? वेलोसिटी। तो अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि भाई ये जैसे कि हमें वेलोसिटी v1 देगा, यहाँ पे v2 देगा, यहाँ पे v3, ये v4, और ये हो जाएगा v5। अब इसमें आप देख सकते हो कि v1 वेलोसिटी और ये v2 वेलोसिटी, ये दोनों रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों के स्लोप जो है पॉजिटिव आने वाले हैं, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। फिर जो v3 वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0, क्योंकि v3 पे जो टेंजेंट है वो आपको हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप हो जाएगा 0, इसलिए वेलोसिटी भी 0। और जो v4 और v5 वेलोसिटी है ये दोनों हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट, ये v4 और v5 के दोनों के टेंजेंट वो गिर रहे हैं, यानी कि उसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, तो फिर वेलोसिटी भी इसकी हो जाएगी नेगेटिव। एक और चीज़ देखिए, ये जो v1 का टेंजेंट है और ये v2 का टेंजेंट है, इन दोनों में v1 का जो टेंजेंट है उसका स्लोप ज़्यादा है,
यानी कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। और v4 v5 में कंपैरिजन कर लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या है कि स्लोप वाइज देखा जाए तो ये v4 का जो टेंजेंट है उसका स्लोप कम है, v5 का जो टेंजेंट है उसका स्लोप ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो v5 की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। वैसे वो ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करूं तो मैं मोड ऑफ v5 उसको ज़्यादा कहूंगा मोड ऑफ v4 से, सही है ना। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा और पॉजिटिव थी, यानी कि ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। फिर ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव वेलोसिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है, यहाँ पे पहुंच के वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। और फिर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलता है, यानी कि अब वो वापस आना शुरू हो रहा है। तो अब ये वापस आ रहा है और नेगेटिव वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है यहाँ से, और वो नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती यहाँ पे बहुत ही बढ़ जाती है। आपने देखा कि v5 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये एकदम नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव वेलोसिटी हो जाती है। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी कम होते होते ज़ीरो, फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव और फिर ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा किस केस में हो सकता है? एक बहुत सिंपल सा केस, आप एक बॉल को ऊपर की ओर उछालो और बॉल आपके हाथ में वापस आए, तब तक की जो मोशन है उसी का ये ग्राफ है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे ये जो x है ना, इसकी जगह पे आप y मान लो। यानी मैं कह रहा हूं कि भाई आप जो x वर्सेस t ग्राफ है उसकी जगह पे आप इसको y वर्सेस t मानो। y वर्सेस t इसलिए क्योंकि मैं मोशन y एक्सिस की डायरेक्शन में बताना चाहता हूं। तो अब मैं जरा यहाँ पे इस बॉल की मोशन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां से बॉल ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है और फिर सपोज करो कि यहां से ये वापस आता है ऐसे। देखिए वैसे ये बॉल एक ही डायरेक्शन में, यानी कि y डायरेक्शन में ही ऊपर जाएगा, y डायरेक्शन में ही नीचे आएगा, लेकिन मैं दोनों को ओवरलैप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के बता रहा हूं। अब यहां पे ये जो वेलोसिटी है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो हम v1 कह रहे हैं, शुरू में जो उसकी हायर वेलोसिटी है वो है। फिर देखिए यहां पे आ गई इसकी वेलोसिटी v2। फिर ये पीक पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी हो जाती है इसकी v3। फिर यहां पे हो जाती है वेलोसिटी इसकी v4 और आखिर में यहां पे इस जगह पे है इसकी वेलोसिटी v5। मैं आपको फिर से बता दूं कि दरअसल मोशन y डायरेक्शन में ही ऊपर की ओर होती है और y डायरेक्शन में ही नीचे की ओर आ जाती है, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन ही होती है। लेकिन यहाँ पे आप समझ पाओ इसलिए मैंने ऐसे दो पाथ अलग कर दिए, दरअसल दो पाथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तब उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी, है ना। जब आपके हाथ में से बॉल निकल जाएगी तब की बात कर रहा हूँ। ऐसे मत सोचना कि बॉल तो पहले मेरे हाथ में थी तो तब तो वेलोसिटी ज़ीरो थी। हाँ वो थी, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया और आपने बॉल को जब फेंकने के लिए फोर्स अप्लाई किया, फिर आपने जब बॉल को हाथ में से छोड़ी उस वक्त की बात है, वहां से मोशन शुरू हुई। जब तक बॉल आपके हाथ में है तब तक ये मोशन नहीं है। बॉल आपके हाथ से छूटने के बाद ये मोशन शुरू हुई, यानी कि तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, v1 मैक्सिमम है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगी बॉल वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेलोसिटी कम है, v2 कम है। और पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि बॉल वहाँ पे रुक जाती है। माइक्रो सेकंड के लिए बॉल रुक जाती है,
तो भाई रुकेगी तभी तो बॉल वापस नीचे आएगी ना, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो है v3। फिर नीचे आना शुरू होता है। तो जब बॉल नीचे आना शुरू होती है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो पहले ये v4 आता है जो कि नेगेटिव वेलोसिटी है लेकिन कम है, और जैसे जैसे वो बॉल नीचे जाती है वैसे वैसे उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ये v5 सबसे ज़्यादा नेगेटिव वेलोसिटी होगी। आ रही बात समझ में? तो आप देख रहे हो कि ये वन डायमेंशनल मोशन है दरअसल, लेकिन उसका ग्राफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, पैराबोलिक शेप का आ रहा है। तो यही बात मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को ग्राफ में मत ढूंढो। ऑब्जेक्ट की मोशन ये रही और उसका ग्राफ ये रहा, दोनों अलग चीजें हैं। चलिए कुछ और ग्राफ देखते हैं। ग्राफ नंबर 6। अब एक जबरदस्त ग्राफ आपको दिखाता हूं, देखो। ये ऐसे x और t है, ठीक है। ये 0, ये -x, और ग्राफ है ऐसे। ये वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ है, ठीक है, और ऐसे ग्राफ जा रहा है। या फिर एक और ऐसा ही ग्राफ आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे कि ये वही आपका x और t है, ठीक है। यहाँ पे -x लिख देता हूं मैं, और ग्राफ है ऐसे, और कहा है कि ये भी वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, मैं बताऊं? इसके बारे में आप कह दो कि इट इज नॉट पॉसिबल, दिस मोशन इज नॉट पॉसिबल, एंड सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बेसिकली। ऐसा क्यों? चलो समझाता हूं। मैं इस ग्राफ में ऐसे प्रोजेक्शन ले लेता हूं, ठीक है। देखो मैंने ये दो पॉइंट चूज किए, ये रहा, ये दो पॉइंट मैंने चूज किए और इन दोनों पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शन लिया। इसका मतलब क्या होता है समझिए, ये कुछ टाइम है, सपोज कि इसको हम टाइम दे देते हैं टाइम t1 टाइम। ये t1 टाइम पे ये एक पोजीशन मिल रही है आपको x1 और ये एक पोजीशन मिल रही है आपको x2। भले ही x2 अभी नेगेटिव होगा लेकिन हम सिर्फ x2 लिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो t1 टाइम पे ही x1 पोजीशन पे भी है और x2 पोजीशन पे भी है। भाई क्या एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है? ये दोनों पोजीशन है अलग, बिल्कुल अलग है। एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। तो क्या एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी हो और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हो? ऐसा हो सकता है क्या? ये भूत थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि ये मोशन ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही आपको इस दूसरे ग्राफ में भी मिलेगा अगर आप ऐसे प्रोजेक्शन लेते हो तो। देखिए मैंने प्रोजेक्शन लिया, ठीक है, और इसमें ये जो पॉइंट है मैं ज़रा ऐसे दिखा देता हूँ। तो वही बात हो रही है इसमें भी, ये x1 और x2 पॉइंट मिल रहे हैं दो अलग अलग एक ही टाइम t1 पे। तो एक ही टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट आपको x1 और x2 दो पोजीशन पे दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ये ग्राफ, ये मोशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा समझने के लिए एक आसान सा रास्ता बताऊं मैं आपको। देखिए आप जब ग्राफ पे ऐसे चलते हो तो क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है ना, ऐसे टाइम बढ़ रहा है।
फिर आप ऐसे आते हो तो क्या हो रहा है कि टाइम कम हो रहा है। यहाँ से ऐसे आओगे तो क्या होगा, टाइम कम होगा, ऐसा ही होगा ना। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप आए, उसमें 5 सेकंड लग गई, तो अब ऐसे जाओगे तो 5 से वापस 0 हो रहा है ना, टाइम 0 हो रहा है। आपकी घड़ी में होता है ऐसा कि टाइम पहले 0 से 5 हो जाए, फिर 5 से वापस 0 हो जाए? होता है? मेरी घड़ी में भी नहीं होता है। टाइम कभी कम नहीं होता, टाइम हमेशा बढ़ता है। यानी कि ये ग्राफ टाइम के तौर पे देखा जाए तो भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहां पे ऐसे टाइम बढ़ रहा है, फिर यहां पे टाइम कम हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि ग्राफ का ये जो ऊपर का पोर्शन है वो बेशक पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन नीचे का पोर्शन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक ग्राफ में, हमारा 7th ग्राफ, इसमें मैं आपको नेगेटिव टाइम पे ले जाता हूं। टाइम नेगेटिव होता है? हाँ, टाइम नेगेटिव होता है, मैं पूछ रहा हूं आपको। अरे सर, टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है। अच्छा, आप टाइम किससे मेजर करोगे? आपके पास कोई स्टॉप क्लॉक होगी ना, उससे ही मेजर करोगे आप, है कि नहीं? आपने स्टॉप क्लॉक तो अभी शुरू की ना, है ना? लेकिन आप तो अभी ऑलरेडी 15-16 साल के हो, और आपकी स्टॉप क्लॉक क्या बता रही है, टाइम क्या बता रही है आपकी स्टॉप क्लॉक? कुछ सेकंड, ठीक है कि नहीं? तो आज आपने जब स्टॉप क्लॉक शुरू की, उससे पहले क्या था? तब टाइम नहीं था क्या? था। तो वो टाइम आपकी आज की डेट की रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। समझ रहे हो आप? आज आपने स्टॉप क्लॉक शुरू की तो आज से जो टाइम होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन आज से पहले आपने स्टॉप क्लॉक शुरू की, उससे पहले का जो टाइम है वो रिलेटिवली नेगेटिव होगा। नेगेटिव लेना पड़ेगा टाइम। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट टाइम का तो हमें ही नहीं पता। हमें कहां पता है कि टाइम कब शुरू हुआ था? आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि जब यूनिवर्स बना था तब टाइम 0 था। हमें क्या पता कि यूनिवर्स जब बना है उससे पहले क्या था? इसलिए एब्सोल्यूट टाइम के बारे में भाई हमें पता ही नहीं है। इसलिए किसी एक पॉइंट से अगर हमने टाइम का मेजरमेंट किया है तो उसके पीछे का जो टाइम है उसको नेगेटिव ले सकते हैं हम। अब यहां पे मैं एक आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, ऐसे करके। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ड्रॉ करने में। लेकिन इसमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, ये हो गया ग्राफ। मैं इसमें अलग अलग पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम दिखा देता हूं। जैसे कि इसको हम कह देते हैं T1, ये कह देता हूं मैं T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4। भाई नाम आपको देना है, कुछ भी दो, कहीं भी दो। यहाँ पे T5, मैं ज़रा इस T5 का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मुझे लेना है T6, तो इसका भी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ मैं। तो ये T5 हो गया। फिर ये जो पॉइंट है वो है T6, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है वो है T7। फिर एक और प्रोजेक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं ये पोर्शन ही निकाल देता हूँ। चलिए, तो इस तरह से आपने ग्राफ पे अलग अलग टाइम के पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हर एक जगह की मोशन को हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जो पोर्शन है, इतना T1 से लेके T2 तक का जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वैसे यहां भी यही दिख रहा है कि नहीं? ये T5 से लेके T6 पे क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट।
दोनों पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। एक्स वर्सेस टी ग्राफ हॉरिजॉन्टल हुआ तो स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फिर T2 से लेके T3 तक में क्या दिख रहा है आपको? T2 से T3 में आप देख रहे हो कि ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव है कि नहीं? क्योंकि इसका स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वैसे वही बात आपको यहां भी दिख रही है। कहां पे? T6 से लेके T7 पे। यहां भी आप कह सकते हो कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वैसे आगे लिया हुआ था हमने, T7 से भी आगे का टाइम लिया होता तो वहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव आती, क्योंकि इस पूरे पोर्शन में ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। आप देख रहे हो कि x की नीचे की ओर आप हो, यहां पे ये x की नीचे की ओर है, लेकिन क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये x की वैल्यू बढ़ रही है। जो भी है यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, माना कि -10 है, तो -10 से x की वैल्यू -10 से 0 हो रही है और फिर +10 हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन से है। वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी कि वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वेलोसिटी नेगेटिव इसका मतलब कि वो x की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो आपको कहां पे दिख रहा है? यहां पे T3 से लेके T4 तक और T4 से लेके T5 तक। यहां पे आप देख रहे हो कि ग्राफ ऐसे नीचे उतर रहा है, तो स्लोप वाइज बात करूं तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। मैं लिख देता हूं कि यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। कहां पे? इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी, दोनों में। और दूसरी तरह से समझाऊं तो ऐसे कह सकता हूं मैं कि यहां पे x की वैल्यू माना कि +10 है, तो वो +10 से डिक्रीज होके 0 हो गई, फिर वहां से डिक्रीज होके -10 हो गई। तो इसका मतलब कि इसकी मोशन किस ओर है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव। याद रखना, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब भी डायरेक्शन से। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा, एक और बात कहना भूल गया, ये सभी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में 0 तक गया, फिर 0 से माइनस में भी गया, फिर वहां पे वापस रेस्ट पे आ गया थोड़ी देर के लिए, फिर वापस वहां से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ा। तो इस तरह से इस ग्राफ पे से हमें ऑब्जेक्ट की पूरी मोशन समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं बी, V वर्सेस T ग्राफ। देखिए बच्चों, मैं आपको यहां पे अलग अलग टाइप के ग्राफ समझा रहा हूं। ये ग्राफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए तो यूजफुल है ही है, लेकिन याद रखना कि इस लेसन में से ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट और जी में दोनों में इस लेसन में से ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सभी ग्राफ को अच्छे से समझते जाओ। चलिए अब V वर्सेस T के ग्राफ में पहला ग्राफ देखते हैं। यहां पे आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी। अभी तक आपने देखा कि भाई किसी भी ग्राफ के स्लोप पे से हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। जैसे कि x वर्सेस t का ग्राफ हो गया तो उसके स्लोप पे से आपको वेलोसिटी मिलती है। अभी हम यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ले रहे हैं, तो उसके स्लोप पे से आपको मिलेगा क्या? एक्सेलरेशन। सही बात। लेकिन इसके एरिया पे से भी आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। हाँ जी, अब कौन सा एरिया वो मैं बता रहा हूं, जरा रुकिए भाई, मैं पहले अच्छे से इसको ड्रॉ कर लूं। आपको फिगर अच्छी दिखनी चाहिए, वरना मुझे पता है कि अगर मैंने फिगर बिगाड़ी तो आप लोग भी अपनी कॉपी में फिगर बिगाड़ोगे। इसलिए मैं कॉन्शियस रहता हूं कि मैं फिगर जितनी हो सके उतनी अच्छी करूं। ओके, चलिए अब ये देख रहे हो आप V वर्सेस T ग्राफ है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। इसका वैसे सीधा साधा मतलब क्या होता है
कि वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है। मान लो कि ये जो वेलोसिटी है ये है v0, ठीक है, और यहाँ से मैं एक प्रोजेक्शन लेके फाइनल वेलोसिटी भी दिखा देता हूँ ऐसे। ये जो वेलोसिटी है वो है सपोज के फाइनल वेलोसिटी, जिसको v नाम दे देता हूँ अभी मैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 और फाइनल वेलोसिटी है इसकी v। इसका टाइम भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैं प्रोजेक्शन लेके इसका टाइम नीचे की ओर नोट डाउन करूँगा। यहाँ पे मैं ज़रा इसका नाम बदल देता हूँ, ठीक है। ये जो टाइम है ना इसको मैं t1 नाम दे देता हूँ और ये जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 नाम दे देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। चलिए, अब पहली बात ये कि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है और लीनियरली बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन है, या फिर ऐसे कहूं कि कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन है। मैं लिख देता हूं, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाली मोशन। यहां पे एक और चीज आपको दिख रही है कि इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है v0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? जी हाँ, फाइनल वेलोसिटी है v1, ठीक है। अब इसके इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। इस ग्राफ पे से हमें कितना कुछ मिल सकता है वो देखते हैं। नंबर एक तो आप जानते ही हो कि आपको इसमें से एक्सेलेरेशन मिल सकता है स्लोप पे से। स्लोप ले लो तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। अब स्लोप कैसे लेंगे? स्लोप होता है इसका डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे आप इसको 0.1 कह दो और इसको 0.2 कह दो, तो 0.2 की वेलोसिटी माइनस 0.1 की वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा v, राइट। तो 0.2 की वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको? v1, और 0.1 की वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको? v0। तो फिर मैं डेल्टा v की जगह पे लिख देता हूं v1 माइनस v0, ठीक है। फिर आपको डेल्टा t लेना है, तो 0.2 का टाइम क्या दिख रहा है आपको? t1, और 0.1 का टाइम क्या है? 0। तो यहां पे आप लिख सकते हो अभी डेल्टा t यानी कि t1 माइनस 0। तो इससे आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा यानी कि आपको इसका एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। वैसे जैसे कि आगे हमने देखा है, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले ज़रा सा ये एक लाइन प्रोजेक्शन की मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और सपोज कि आपको यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है थीटा, यानी कि ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि टी की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे में आपको स्लोप फाइंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन थीटा सीधा ही। तो एक्सेलेरेशन आपको मिल जाएगा टेन थीटा से। तो दो रास्ते हैं एक्सेलेरेशन फाइंड करने के। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, देखिए वैसे ये इक्वेशन जो हमने लिया है ना वो एवरेज एक्सेलेरेशन का है, लेकिन ये एवरेज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का भी इक्वेशन हो गया। समझिए, पूरी मोशन के दौरान अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो किसी भी एक पॉइंट पे एक्सेलेरेशन भी वही होगा जो एवरेज एक्सेलेरेशन है, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और एवरेज एक्सेलेरेशन दोनों सेम हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ए बार नहीं लिखा है, सिर्फ ए लिखा है। समझ रहे हो आप? अब एक नई चीज मैं दिखाता हूं आपको। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाता हूं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स आपको मिलेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया पे से।
एरिया कवर्ड बिलो द ग्राफ। ये क्या चीज हो गई भाई, समझाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पे ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, उसके नीचे का ये जो पोर्शन है, इसका एरिया हमें लेना है। वैसे तो ये टोटल एरिया लेना है हमें, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर पाएं। तो ये समझिए, इसको मैं नाम दे देता हूं एरिया A1 और इसको मैं नाम दे देता हूं एरिया A2। आप समझ रहे हो ना, ये जो ट्राइंगल शेप है इसका एरिया A1 और ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया A2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा एरिया कवर्ड बिलो द ग्राफ, यानी कि एरिया ए, और एरिया ए यानी कि A1 प्लस A2। तो ये आपको एक नई चीज मिल रही है, आप याद रख लेना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो टोटल एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये एरिया फाइंड करना आसान है। देखिए सबसे पहले मैं एरिया A1 का इक्वेशन ले लेता हूं। ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया बेस जो कि हो जाएगा T1 और हाइट हो जाएगी V1 माइनस V0, है ना। ये हाइट कितनी है, V1 माइनस V0। तो मैं एरिया A1 लिख देता हूं 1/2 बेस यानी कि T1 और हाइट हो जाती है V1 माइनस V0। फिर एरिया A2, ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये है लेंथ जो कि T1 और ये है ब्रेड्थ जो कि V0 जितनी हो जाएगी, ये V0 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है T1 और ये है V0। तो ये हो गया इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। फिर आप इसमें वैल्यूज पुटअप करो और आपको जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो इससे मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और आगे ऐसे भी ले जा सकते हो आप। ये 1/2 V1 T1 हो गया माइनस 1/2 V0 T1 हो गया प्लस V0 T1 हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। अब देखिए ये माइनस 1/2 V0 T1 और ये प्लस V0 T1, यानी कि हो जाएगा प्लस 1/2 V0 T1। तो 1/2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसे V1 प्लस V0 इंटू T1। ठीक है ना। तो ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया इस तरह के केस के लिए। तो आप इसमें से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। अब देखिए यहां पे मैंने ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लिया है। अब अगर ग्राफ कुछ भी हो, समझिए इसको जरा थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं हम। जैसे कि अगर मुझे ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है, चलिए ये ग्राफ है ऐसे, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। और मीन्स ये V वर्सेस T ग्राफ है, ऐसा कह रहा हूं मैं, ये V वर्सेस T ग्राफ है। तो मुझे तो इसके नीचे का एरिया लेना है। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो आप इसमें दो पार्ट कर पाओगे। एक पार्ट हो जाएगा ये ऊपर वाला जिसका एरिया हम कह देते हैं A1 करके, और एक पार्ट हो जाएगा ये नीचे वाला जिसका एरिया हम कह देंगे A2 करके। तो इन दोनों एरिया का समेशन वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, ग्राफ चाहे कुछ भी हो उसके नीचे का जो पोर्शन है उसका टोटल एरिया आपको लेना है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। चलिए, तो ये बात थी कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से दो चीजें मिलती है, स्लोप पे से एक्सलेशन और एरिया पे से डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं V वर्सेस T का एक दूसरा ग्राफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आपको इसमें से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम पे ऐसे लंबा लेना पड़ेगा मुझे।
चलिए ये हो जाता है टाइम t, यहाँ पे वेलोसिटी v, ये 0 और यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी v, ठीक है। और ग्राफ जो है वो आपका इस तरह से है। ये पहले यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे ऐसे, और फिर यहाँ से वापस स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर। इस तरह का ग्राफ है ये। अब इसमें मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ भी डिस्प्ले कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे ज़रा प्रोजेक्शंस दिखाने पड़ेंगे, तो ये मैं ऐसे प्रोजेक्शंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ भी प्रोजेक्शन दिखाने पड़ेंगे वेलोसिटी के लिए, तो ये हो जाता है वेलोसिटी का प्रोजेक्शन, यहाँ भी वेलोसिटी का प्रोजेक्शन। चलिए अब इसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ हम डिस्प्ले कर देते हैं कि जैसे कि ये है टाइम 10 सेकंड, ठीक है, फिर ये है 20 सेकंड, फिर ये है 30 सेकंड और ये है सपोज़ कि 40 सेकंड। ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल पे ये ग्राफ की सिचुएशन हमारे सामने है, 0 से शुरू होके। और ये वेलोसिटी की जो पीक वैल्यू है वो सपोज़ की है 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे -20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से एक ग्राफ है। अब इसमें से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये आप देखिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे इस पोर्शन में ये जो पहला पोर्शन है, मैं इसको पोर्शन को नाम दे देता हूँ कि भाई ये है पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन और ये चौथा पोर्शन। तो पहले पोर्शन में आपको क्या मिल रहा है बताइए। पहले पोर्शन में आपको दिख रहा है कि ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ऐसे लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। फिर ये कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन है, स्लोप नेगेटिव है। ये भी कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन है, स्लोप नेगेटिव है ना यहाँ पे, और वापस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ठीक है। और अच्छा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ये पोर्शन 1 और पोर्शन 4 ये दोनों क्या है, ये दोनों है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के पोर्शन, और पोर्शन 2 और पोर्शन 3 क्या है, ये दोनों है कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन के पोर्शन। डी एक्सेलरेशन के पोर्शन या रिटार्डेशन के पोर्शन कह सकते हो आप। ये तो कोई नई बात नहीं, आप ये फाइंड भी कर सकते हो कितना एक्सेलेरेशन होगा। देखो आसान सा काम है, स्लोप पे से मिल जाएगा ना। ये इसका स्लोप क्या होगा बताओ। ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लेना है, तो 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10, तो सीधा ही एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 20/10 यानी कि 2। ये सभी में 2 ही मिलेगा, यहाँ पे -2, यहाँ भी -2 और यहाँ पे +2 मिलेगा। ये जो ग्राफ है इसमें +2 मिलेगा। तो जस्ट आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे एक्सेलेरेशन A इजकल टू +2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्सेलेरेशन A इजकल टू -2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये कोई नई बात नहीं, आपको पता है। अब जो हमें समझना है वो ये है, हमने अभी देखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो इसका पूरा एरिया है, ग्राफ के नीचे का ये एरिया मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। और ऐसे इस पोर्शन में यानी कि पोर्शन 3 और 4 में भी जो एरिया आपको मिलेगा, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा वैसे ग्राफ के ऊपर का एरिया है ना, ग्राफ नीचे की ओर है, टी एक्सिस की नीचे की ओर है, तो ऊपर का एरिया ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। मैं इन दोनों एरिया के लिए नाम दे देता हूं, जैसे कि इसको नाम दे देता हूं एरिया A1 और इसको नाम दे देता हूं एरिया A2। अब ठीक से समझना, मैंने ये पूरा एरिया ले लिया है, ठीक है, इसको A1 कहा है और ये पूरा एरिया है इसको मैंने A2 कहा है। तो इन दोनों एरिया से मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब एक सीधी सी बात, यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो जरा हम लिखते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए।
देखिए मैं यहाँ पे डेल्टा x1 ले रहा हूँ, पहले मैं डेल्टा x1 ले रहा हूँ। तो डेल्टा x1 यानी क्या, एरिया A1, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 एरिया A1 से मिल जाएगा, और ये 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, तो बेस क्या है इसका, देख लो ठीक से, बेस कितना है इसका, ये ट्राइंगल है ना, बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 20, तो 1/2 बेस इंटू हाइट ले रहा हूँ मैं, तो ये बेस भी 20 और हाइट भी 20, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 200, 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको। अब जो दूसरा पोर्शन है, यानी वैसे पोर्शन 3 और 4 वाला, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं डेल्टा x2 नाम दे रहा हूं, तो वो मिल जाएगा आपको एरिया A2 से। यहां भी आपको लेना है, ये भी ट्राइंगल ही है भाई, ये भी ट्राइंगल है, तो यहां पे आपको ये जो एरिया A2 है वो लेना है 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो बेस कितना हो गया 40 माइनस 20 20, और हाइट कितनी हो गई भाई -20, जी हाँ -20, तो ये हो गया 20 और ये हो गया -20, तो ये हो गया -200 मीटर। अब ये बात समझने लायक, आप देख रहे हो कि इस पहले और दूसरे पोर्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और इस तीसरे और चौथे पोर्शन में यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और इसका भी 200 है और इसका -200 है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 40 सेकंड में मांगा जाए तो क्या कहोगे आप भाई, 0 लिख रहा हूं मैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकंड इज 0। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस या कहो पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इन 40 सेकंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 400 मीटर। जी हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ लेंथ होता है। तो आप समझिए कि ये जो पहला ट्राइंगल है इसमें डिस्प्लेसमेंट 200 मिला, तो डिस्टेंस हो गया 200, दूसरे ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट मिला -200, लेकिन डिस्टेंस हो गया +200, तो ये टोटल हो जाएगा 400। तो यानी कि 0 से लेके 40 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन टोटल डिस्टेंस वो हो जाता है 400 मीटर। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए, तो इस तरह का अगर V वर्सेस T ग्राफ आपको कभी मिले तो उसके नीचे का, और अगर ग्राफ T के नीचे है तो उसके ऊपर का जो एरिया है उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पे दोनों ही ट्राइंगल सेम साइज शेप के लिए, इसलिए आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिल रहा है। लेकिन सपोज कि ये ऊपर का ट्राइंगल बड़ा होता और नीचे का ट्राइंगल छोटा होता, तो ऑब्वियसली आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉजिटिव वैल्यू में मिल जाता। अब मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस पे से आप मुझे ग्राफ बना के दो। चलो मैं पूछता हूं कि मुझे V वर्सेस T ग्राफ दो ऑफ जंपिंग ऑफ क्रेजी बॉल। क्रेजी बॉल देखा है? हाँ, क्रेजी बॉल वो छोटा सा होता है और उसको अगर आप ऐसे नीचे छोड़ दो तो जंप मार के ऑलमोस्ट वही हाइट पे वापस आ जाता है। एग्जैक्टली उसी हाइट पे नहीं आएगा। अगर आपने उसको 100 सेंटीमीटर से ऊपर से छोड़ा है तो वो वापस ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर तक तो आ ही जाता है। वापस नीचे जाएगा, वापस 80 सेंटीमीटर तक आ जाएगा, वापस नीचे जाएगा, वापस ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर तक आ जाता है। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं क्रेजी बॉल। ठीक है, अब ये क्रेजी बॉल आपने ऊपर से छोड़ दिया, समझना अच्छे से।
आपने ऊपर से छोड़ दिया और वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे जंप कर रहा है, ऊपर से नीचे गया, नीचे से वापस ऊपर आया, तो डायरेक्शन एक ही हुई ना, वाई डायरेक्शन में वो जंप कर रहा है। तो ऐसे में उसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दो। चलो वीडियो को यहां पे पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ, चलो फिर देखना मैं उसको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ठीक है। जब तक आप इसकी कोशिश करो तब तक मैं जरा इसका ग्राफ प्रिपेयर करता हूं। यहां पे वेलोसिटी, यहां पे टाइम, ये नेगेटिव वेलोसिटी। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, चलो मैं समझाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो ये कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी होगी, अपने हाथ में से ड्रॉप किया है, कितनी होगी, ऑब्वियसली 0। तो ग्राफ शुरू होगा 0 से ऐसे, फिर टाइम के साथ साथ बॉल नीचे जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ आएगा जनाब ऐसे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं इसको, ऐसे। तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही, ये मैक्सिमम नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अब क्या होगा, जैसे ही वो फ्लोर पे टकराएगा वहां से सीधा बाउंस होगा, इंस्टेंटली बाउंस होगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली एक आध माइक्रो सेकंड जितना शायद टाइम लगेगा और वहां से बाउंस होगा। लेकिन जब वो बाउंस होता है तब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की ओर, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की ओर। और सडनली वो वेलोसिटी कितनी होगी, वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। ये बात समझना। सपोज करो कि जब वो फ्लोर से नीचे टकराता है तब उसकी वेलोसिटी थी लेट अस से कि 100 मीटर पर सेकंड, इतनी तो नहीं होगी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई 100 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर थी। तो जब वो वहां से बाउंस होगा तो ऑलमोस्ट 90 मीटर पर सेकंड की तो वेलोसिटी होगी ना, 90 होगी, 95 होगी, जैसा बॉल, तो उतनी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। 100 वाली जो वेलोसिटी थी वो नेगेटिव थी और सडनली उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव 90 के आसपास हो जाएगी। तो इसका मतलब अब मुझे ग्राफ कैसे ले जाना चाहिए, ग्राफ मुझे सीधा शूट करना पड़ेगा ऊपर की ओर। जनाब देखिए यहां से सीधा ग्राफ ऐसे 90 के आसपास ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऐसे। समझिए जरा इसको, ये है अभी -100 सपोज की, और ये हो गया +90। ऑलमोस्ट उसी वक्त पे आपने देखा ये सीधी वर्टिकल लाइन है, ये सीधी वर्टिकल लाइन है, क्योंकि सडनली यहां पे नेगेटिव था और सडनली यहां पे पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मुझे इस तरह से ग्राफ को ऊपर बूस्ट करना पड़ रहा है। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। चलिए अब हम देखते हैं अब क्या होगा। अब ये नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है तो तब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये अभी फ्लोर पे ही है, समझना, ये अभी फ्लोर पे ही है, ये फ्लोर पे ही है और फ्लोर पे से अभी पॉजिटिव मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ऊपर आ रहा है। अब जैसे जैसे वो ऊपर आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो ग्राफ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम होती जा रही है, तो ग्राफ जाएगा ऐसे। चलिए तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, समझते जाइए भाई। आपको यहाँ पे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप ज़्यादातर ग्राफ में बॉल को फाइंड कर रहे होगे। यहाँ पे कोई बॉल नहीं है, ये ग्राफ है, रिलेशन दिखा रहा है वेलोसिटी और टाइम का, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी थोड़ी सी। हो जाएगा। चलो ये ऐसे ऐसे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम थी
और ये वेलोसिटी 0 होगी। ये पॉइंट कहाँ का है? ये है फ्लोर का। मैं ज़रा लिखता जा रहा हूँ साथ में, चलो। ये जो पॉइंट है वो कहाँ का है? ये फ्लोर पे है। और ये पॉइंट कहाँ का था? याद है? ये भी फ्लोर का ही था। ये फ्लोर पे आया और ये फ्लोर पे से पॉजिटिव हो गया, अब ये नीचे आ रहा है। ये पॉइंट कहाँ का है? ये पॉइंट है पीक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? पीक पॉइंट। सबसे ऊपर जो हाइट उसने अचीव की है वो पीक पॉइंट है ये, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। समझो, जब ये वापस बाउंस होके पीक पॉइंट पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये वापस नीचे जाना शुरू करेगा। अब जैसे ही नीचे जाना शुरू करता है तो वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव होते होते नीचे जब फ्लोर पे पहुंचेगा तब नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि मुझे इस ग्राफ को यहीं से ऐसे आगे नेगेटिव डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, यहाँ तक। मुझे पता है ये आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा भाई, वापस समझ लो। देखो ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट था फ्लोर का, जहां से ये बाउंस हो चुका है। तो बाउंस हो चुका है तो वेलोसिटी कौन सी होगी उसकी? पॉजिटिव और मैक्सिमम। वहां से वो ऊपर आ रहा है, तो ये ऊपर आ रहा है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। जब वो पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इसलिए ये तो सही है ना ग्राफ। ये वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव थी और फिर होगी 0, ठीक है। और फिर ये 0 होने के बाद अब क्या हो रहा है? अब ये पीक पॉइंट से वापस नीचे जाना शुरू करेगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। पीक पॉइंट से जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ेगा। सही है। देखिए यहाँ पे एक और चीज समझने लायक हमें मिल रही है। ये अभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे टी की लाइन को क्रॉस करता है, ऐसे टी की लाइन को क्रॉस करता है, ये टी की लाइन इसको क्रॉस करता है, तब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, यानी कि मोशन की डायरेक्शन बदलती है। आप समझ रहे हो? ये जो पॉइंट है कौन सा लिखा है मैंने? पीक पॉइंट है भाई। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और वहां से वापस आया। बॉल ऐसे ऊपर गया और वहां से वापस आया, तो ये जो पीक पॉइंट है ना वो यहां पे दिखाया हुआ है। और यहां पे क्या हो रहा है? ये लाइन वेलोसिटी का ये जो ग्राफ है वो लाइन क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी और यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, है ना। ऐसे यहां पे देखो, ऐसे ऊपर गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी, ऐसे नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, है कि नहीं। तो यानी कि जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे टी की लाइन को ब्रीच करता है तो समझना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ग्राफ में सीधा दिखेगा लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करना। क्यों? ये पीक पॉइंट। आप सोच रहे होगे ये पीक पॉइंट यहां पे क्यों मिल रहा है, ये तो ऊपर मिलना चाहिए, और ऊपर क्या मिल रहा है? फ्लोर मिल रहा है। यही तो बात है भाई। आप ग्राफ में ऑब्जेक्ट को मत ढूंढो, कब से कह रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वक्त ये बॉल कहां पे पहुंचा है? यहां पे। ये पॉइंट कौन सा है? वही फ्लोर वाला पॉइंट। ये वापस फ्लोर पे पहुंचा है ना। तो अब यहां से क्या होगा? ये फ्लोर पे टकराएगा। अभी ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू बन गई है, वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम है। अब यहाँ पे फ्लोर पे टकराएगा तो सडनली वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो यहां से ग्राफ जाएगा पॉजिटिव की ओर। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं ग्राफ पॉजिटिव की ओर। लेकिन एक बात याद रखना कि हर एक बार टकराने के बाद वेलोसिटी कम तो होती है, इसलिए जितनी नेगेटिव वेलोसिटी थी उतनी पॉजिटिव वेलोसिटी नहीं आती, कम आती है। देखिए मैं समझा देता हूं आपको। ये जितनी नेगेटिव है उतनी ये पॉजिटिव नहीं ड्रॉ की मैंने, कम ड्रॉ की है। क्योंकि यहाँ पे जितनी नेगेटिव वेलोसिटी थी, माना कि यहाँ पे 90 -90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, तो
तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगी लेकिन 80 के आसपास आएगी, 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी, क्योंकि जब वो टकराता है तब एनर्जी लूज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी, और इस वजह से वापस आते वक्त उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो फिर से समझ ले, ये पॉइंट अभी कौन सा है भाई, ये वापस वही फ्लोर वाला पॉइंट है। हाँ जी, ये फ्लोर वाला ही है, देखो ये वाला जो था वही फ्लोर वाला है। ये फ्लोर पे टकराया नेगेटिव के साथ और फ्लोर पे ही अब वो पॉजिटिव पे आ रहा है, तो ये फ्लोर वाला ही पॉइंट हुआ ना। इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी दिखा देता हूँ, फ्लोर वाला कहाँ से दिखाएं इसको, ऐसे दिखा देते, चलिए ये फ्लोर वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये फ्लोर पे से ऊपर आना शुरू करेगा, ऊपर आना शुरू करेगा तो वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर वो पीक वैल्यू पे पहुंचेगा। पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद वापस नीचे जाना शुरू करेगा और ऐसे ग्राफ आगे की ओर रिपीट होता जाएगा। मैं आगे का ग्राफ अब नहीं ड्रॉ कर रहा, बस आपको ये बता देता हूँ वापस कि ये जो पॉइंट है वो वापस कौन सा है, फ्लोर वाला पॉइंट ही है, और ये जो पॉइंट है वो वापस कौन सा है, वो पीक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, पीक पॉइंट है। तो इस तरह से ये ग्राफ आगे रिपीट होता जाएगा। इसमें खास तौर पे आप देखो ध्यान से कि ये जो पॉइंट्स है पॉजिटिव मैक्सिमम वेलोसिटी वाले, वो ऐसे डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये ऐसे डिक्रीज होते जा रहे हैं, और ये जो नेगेटिव वेलोसिटी वाले पॉइंट है वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब जब वो टकराएगा तब तक उसकी एनर्जी जो है बॉल की कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे करते करते थोड़े टाइम के बाद बॉल जंप करना बंद कर देगा। ये आप प्रैक्टिकल भी जानते हो कि बॉल ऐसे हमेशा के लिए जंप नहीं करता रहता, थोड़ी देर के बाद उसका जंपिंग बंद हो जाता है। तो यही बात आपको ग्राफ में मिल जाती है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं, नंबर 4। हम अभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मैं एक्सिस ले लेता हूँ, ये हो गई वेलोसिटी और टाइम की एक्सिस, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। और अब ग्राफ देखते हैं हम। एक ग्राफ माना कि ऐसे है, एक ग्राफ माना कि ऐसे है, एक ग्राफ माना कि ऐसे है। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। और एक ग्राफ माना कि ऐसे है, और एक ग्राफ माना कि ऐसे। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ये है नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। चलिए इन सभी ग्राफ के बारे में आप क्या कहोगे, एक्सेलेरेशन के बारे में क्या कहोगे इस पे से। देखिए जो पहला ग्राफ है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है कि नहीं। ऐसे ग्राफ जा रहा है तो वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब कि एक्सेलेरेशन ए 0 है, एक्सेलेरेशन है ही नहीं। फिर जरा पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये तीसरा ग्राफ क्या बता रहा है, तीसरा ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसमें ए कांस्टेंट है और वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फिर जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फिफ्थ ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, फिफ्थ ग्राफ आपको दिख रहा है कि देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना इसमें, क्योंकि ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है।
तो मैं लिख लेता हूँ कि इसमें ए कैसा है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, यानी एक तरह से कहा जाए कि ये डी एक्सेलेरेशन है। क्या ये डी एक्सेलेरेशन? याद रहे जब भी हम कहें कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो वही डी एक्सेलेरेशन कहलाता है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को ही डी एक्सेलेरेशन कहा जाता है या फिर रिटार्डेशन कहा जाता है। अब जो दो ग्राफ रह गए उसके बारे में बात करते हैं, सेकंड और फोर्थ के बारे में। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्लोप का सहारा लेके आपको बात समझानी पड़ेगी। मैं पहले यहाँ पे 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ। सेकंड ग्राफ में 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ में 1 पॉइंट यहाँ पे और 1 पॉइंट यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए अब समझते हैं, पहले दूसरा ग्राफ जो है वो समझते हैं। पहले तो ये कि ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा, है ना भाई। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन। तो यहां पे ये जो स्लोप है वो ज्यादा है और ये स्लोप कम है, एग्री और नॉट। ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप कम है, यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, यहां पे एक्सेलरेशन कम है, यानी कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। तो मैं लिखूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। और अब फोर्थ ग्राफ में देखो, यहां पे ये जो स्लोप है वो कम है जबकि ये स्लोप ज्यादा है, सही है ना। ये कम है और ये ज्यादा है, यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन जो आएगा वो कम आएगा और यहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो फोर्थ ग्राफ में हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। चलिए चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे। हर एक ग्राफ कुछ कहता है, आपको वो सुनना आना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करके फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ ऐसे, यहाँ पे अब हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे टाइम टी, और ये जो ग्राफ है वो ऐसे है, पहले ऐसे स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल है। यहाँ इसके प्रोजेक्शन भी हम जरा सा ड्रॉ कर ही लेते हैं, काम लग जाएंगे हमें। ऐसे प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे माना कि ये है टाइम t1, ये है टाइम t2, और हाँ एक्सेलरेशन में भी प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो एक्सेलरेशन में भी ये प्रोजेक्शन ऐसे ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेशन सपोज की a1। इस ग्राफ को हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं, ये है पहला फेज और ये है दूसरा फेज। अब बताइए कि पहले फेज में आपको क्या लग रहा है। चलिए देखिए, पहले फेज में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है। अब ध्यान से सुन रहे हो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं। अभी तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर वेलोसिटी बढ़ रही थी, अभी एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इतना जो पोर्शन है वहां पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो पहले फेज में मैं लिख लेता हूं कि
acceleration increasing constantly. यानी कि एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन वाली मोशन होगी, यानी खुद एक्सेलेरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। ऐसा होता है जैसे कि अगर आप किसी रॉकेट की मोशन ले लो, तो रॉकेट का एक्सेलेरेशन खुद एक्सेलेरेशन टाइम के साथ बढ़ता जाता है। वेलोसिटी तो बढ़ती ही है, चलो वेलोसिटी तो बढ़ती है, लेकिन एक्सेलेरेशन भी टाइम के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन वाली मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये रॉकेट वाले क्वेश्चन नीट जी में आते रहते हैं, इसलिए मैंने जस्ट इसको रेफरेंस के लिए लिया है। हमारे सिलेबस में जो है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन है, यानी कि जिसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अब ये आगे का पोर्शन देखते हैं, दूसरा पोर्शन। ये दूसरा पोर्शन क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो ये हो गई कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। चैप्टर 3 में पूरा एक टॉपिक है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का। तो ये जो पहली मोशन थी ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन वाली मोशन थी, और ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाली मोशन है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझने लायक वो ये है कि ए वर्सेस टी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। जी हां, यहां पे जो एरिया आएगा वो आपको वेलोसिटी देगा। और कौन सी वेलोसिटी देगा? वो देगा आपको फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 0 से लेके t2 टाइम तक में जो उसने वेलोसिटी गेन की होगी वो फाइनल वेलोसिटी आपको देगा। या फिर ऐसे कहो कि t2 टाइम के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है जिसका हमें एरिया लेना है वो कवर करके दिखा देता हूँ। याद रहे कि हमें टोटल एरिया लेना है, लेकिन टोटल एरिया लेने के लिए हमें इन दोनों एरिया को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसका समेशन करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ठीक है, तो ये टोटल एरिया, इसको हम नाम दे देते हैं A1 और A2 करके। चलिए, ये जो पहला एरिया है उसको नाम दे देते हैं A1 और दूसरा एरिया है उसको नाम दे देते हैं A2। तो हमें इस एरिया से क्या मिलने वाला है? इस टोटल एरिया से हमें मिलेगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एरिया। मैं यहां पे लिख लेता हूं वेलोसिटी v इज इक्वल टू एरिया A1 प्लस A2। ठीक है, और एरिया A1 क्योंकि ये ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस। बेस कितना हो गया T1 इंटू हाइट। हाइट कितनी हो रही है देख लो A1। फिर दूसरा पोर्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया हो जाएगा बेस। क्या है बेस? T2 माइनस T1 है ना, और उसकी हाइट कितनी है? हाइट तो A1 ही है। तो इस तरह से ये आपको मिल गया टोटल एरिया, और इस टोटल एरिया से आपको मिलेगी फाइनल वेलोसिटी। तो याद रहे कि A वर्सेस T ग्राफ के एरिया पे से आपको फाइनल वेलोसिटी मिलती है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से जरा ओवरलुक कर लेते हैं। पहली बात हमने समझी कि भाई x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप लिया जाए तो उससे हमें वेलोसिटी मिलती है। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमें एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही सेम मिलती हैं। लेकिन अगर ग्राफ x वर्सेस t का ग्राफ कर्व्ड है तो आप किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट लेके उसका स्लोप लेते हो। वो स्लोप आपको उस पॉइंट की
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिला, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में भी अगर आप स्लोप लेते हो तो आपको एक्सेलेरेशन मिलता है। उसमें भी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो आपको एवरेज एक्सेलेरेशन मिलता है, लेकिन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वो कर्व्ड लाइन है तो आप किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके वहां पे उसका स्लोप ले सकते हो, तो उस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है वो आपको स्लोप पे से मिलती है। और दूसरा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आप ग्राफ के नीचे का एरिया लेते हो या फिर अगर ग्राफ टी लाइन से नीचे है, टाइम लाइन से नीचे है, तो ग्राफ के ऊपर का एरिया अगर आप लेते हो तो उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। फिर एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में हमने देखा कि एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप वैसे बहुत काम नहीं लगता, क्योंकि एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप में से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन मिलता है, जो कि मैंने बताया कि वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक रॉकेट वाला जो केस है वो ऐसा है कि जिसमें एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो उसमें वो थोड़ा बहुत नीट जी में आ जाता है। और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया पे से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस तरह से ग्राफ में से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं, और ये सारी चीज़ें जी नीट के पोर्शन में ये पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना। अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।